Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Political Science chapter 2nd, which is Constitutional Design. So let's begin. First question, what was apartheid? तो apartheid क्या था? आंसर है ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। स्किन कलर के बेसिस पे जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे। वाइट सेटलर्स जो कॉलोनियल रूलर्स थे, बाद में वहाँ पे वो सेटल डाउन हो गए और वाइट सेटलर्स बन गए। और ये ब्लैक लोग जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं वो 3/4 पॉपुलेशन का हिस्सा थे और उनके साथ स्किन कलर के बेसिस पे भेदभाव होता था। और भी लोग थे वहाँ पे जो कि मिक्स्ड रेसेस के थे और उन्हें कलर्ड कहा जाता था और वो ज़्यादातर माइग्रेंट्स थे इंडिया से। और ये जो वाइट रूलर्स थे ये बाकी नॉन वाइट्स को इन्फीरियर्स की तरह ट्रीट करते थे और नॉन वाइट लोगों के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। अब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में। इनके वर्ड्स को यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपार्थाइड रिजीम को अपोज किया था और इसके लिए इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस किया गया था 1964 में। फिर 28 ईयर्स के बाद ये फाइनली रिलीज कर दिए गए। ही वॉक्ड एज अ फ्री मैन आफ्टर 28 ईयर्स। और इनको कहाँ प्रिजन में डाला गया था? तो इट इज़ द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन? तो इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, जो भी भेदभाव रिस्ट्रिक्शंस थे लोगों पे, उस पॉलिसी के अगेंस्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रगल किया? आंसर है बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सिंस 1950 ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियन लोग अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट और मार्चेस और स्ट्राइक्स किए। और ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था ANC, इसने बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। और इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ANC में बहुत सारे वर्कर्स यूनियंस भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी थे और ये सभी अपोज कर रहे थे इस सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the various restrictions imposed on the blacks of South Africa? जो ये अपार्थाइड सिस्टम था ये पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था ब्लैक्स के लिए और उनके साथ बहुत ही बुरा भेदभाव होता था। तो देखिए क्या क्या मना था इन्हें। इन्हें मना किया गया था वाइट एरियाज़ में रहने से और वो तभी वाइट एरियाज़ में जा सकते थे अगर उनके पास परमिट हो। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, ये सब कुछ अलग थे वाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए और इसे कहा जाता था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है छांटना, सेपरेट करना। और ये लोग चर्च भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग वर्शिप करते थे और ना तो ये कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोटेस्ट फॉर्म कर सकते थे अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। तो आंसर है डी, ऑल द अबव। तो ये सारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि इम्पोज थे ब्लैक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका कब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। तो देखिए बहुत सारे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम के बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुआ कि अब वो ब्लैक्स को और भी ज़्यादा रिप्रेशन के अंडर नहीं रख सकते। वाइट रेजीम ने अपने पॉलिसीज़ में बदलाव किया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को हटाया गया और जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया पर उन्हें भी हटा लिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉक्ड एज अ फ्री मैन एंड फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज मार्क्ड। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स sat together to draw up a common constitution? तो कौन से ग्रुप से जो जिन्होंने साथ मिलकर साउथ अफ्रीका के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया? आंसर है सी, द पार्टी दैट रूल्ड एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ब्लैक लीडर्स ने अपने फेलोज से कहा कि आप वाइट लोगों को उनके डीड के लिए माफ़ कर दें और चलिए एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण किया जाए जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड हो ऑफ ऑल रेसेस, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, सोशल जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स हो, सबके लिए एक समान हो। और 2 साल के डिस्कशंस और डिबेट सामने आए और उसके बाद वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रेनबो नेशंस? तो इनमें से कौन सी वो कंट्रीज हैं जिनको रेनबो नेशन के भी नाम से जाना जाता है? आंसर है बी,
साउथ अफ्रीका। और आप इस रेनबो नेशन से समझ सकते हैं कि ये लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं इस आइडिया पे कि सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और रेसेस के लोग हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन अ कंट्री और अ टेरिटरी, जिन्हें हम सिटीजन्स कहते हैं, और जो रिलेशनशिप होगा लोगों के बीच और गवर्नमेंट के बीच में। और वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच अ कंट्री इज गवर्नड। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। आंसर है सी, लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ सिटीजन्स। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। पहला, ये जनरेट करता है अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल सो दैट दे कैन लिव टुगेदर। इट स्पेसिफाइज कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड होगा, क्या कॉम्पोजिशन होंगे, क्या क्या पावर्स होंगे, फंक्शंस होंगे गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। थर्ड फीचर है कि गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है, उन्हें एब्सोल्यूट नहीं होने देता, और सिटीजन्स के राइट्स को देता है, मतलब सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये सब आप जानते होंगे। और फोर्थ है, ये एक्सप्रेस करता है ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी और नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु along with the 8 other Congress leaders drafted the constitution for India in 1928। तो किसने कांग्रेस लीडर्स के साथ 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलके इंडिया के लिए 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। आंसर है डी, मोतीलाल नेहरू। Next question, the resolution at the dash of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। तो हमें बताना है कि वो रिजोल्यूशन किस जगह पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसने ये तय किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। आंसर है ए, कराची सेशन ऑफ 1931। The question of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called as। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कंट्री के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली थी, उस बॉडी को क्या कहा जाता है। आंसर है ए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। हम सभी जानते हैं कि पार्टीशन हुआ रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो दो नेशंस बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। और ब्रिटिशर्स ने ये प्रिंसली रूलर्स पे, प्रिंसली स्टेट्स पे छोड़ दिया था कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये और भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था हमारे कंट्री के लिए। तो इसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड हुई थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। पर इन सब डिफरेंसेस के बाद, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये बहुत हद तक फ्रीडम स्ट्रगल में ही शेप हो गया था। अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में भी देखा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए ड्राफ्ट किया था। फिर 1931 में जो रिजोल्यूशन हुआ था कराची सेशन का, उसने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये डील किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, यानी कि राइट टू वोट, और राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये सब बेसिक फीचर्स भी थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो गया था। और हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे हमारे कंट्री में से, जिनमें से हमने बहुत सारे फीचर्स लिए, और मेजर पोर्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में से। और भी बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने कुछ आइडिया लिया, कुछ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इस तरह से हमारा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। तो यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को देखते हैं। ये देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी थे, वहाँ से भी कुछ पोर्शन लिया है। फिर प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट होने का, ये हमने कहाँ से लिया है, तो हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर बिल ऑफ राइट्स जो है वो कहाँ से लिया है, तो बिल ऑफ राइट्स जो फीचर है वो हमने यूएस से लिया है। और देखिए, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, इससे भी बहुत कुछ सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के आइडियाज़ हमें मिले हैं।
तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे फ्रेम नहीं कर पाए हम लोग, तो इसे याद करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उसमें कितने मेंबर्स थे? आंसर है बी 299 299 मेंबर्स। ये देखिए, इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके लिए इलेक्शंस कब हुए? जुलाई 1946 में, और फिर इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द असेंबली अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया और इसे इफेक्ट में कब लाया गया? तो आंसर है सी 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। आप सभी को पता है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। तो हमें बताना है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे। आंसर है ए B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स कंसिडर किए गए थे? अमेंडमेंट्स का मतलब है कुछ चेंजेस लाना, कुछ एडिशन करना कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन में। आंसर है सी मोर देन 2000। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इट वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशुअल मैनर। कॉन्सेंशुअल मैनर का मतलब होता है कि सभी ने अपना कॉन्सेंट दिया, सहमति दिया। तो सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए थे और सभी उस पर अग्री हुए। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया डिस्कशन के लिए और फिर थॉरली इसको सभी ने डिस्कशन लिया क्लॉज बाय क्लॉज, और उसके बाद मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स को कंसिडर किया गया था। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज, यानी कि मेंबर्स ने विचार विमर्श किया 114 डेज के लिए, जो कि स्प्रेड था ओवर 3 ईयर्स। एवरी वर्ड, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बिन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। जितने सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए थे, जितने सारे वर्ड बोले गए थे, ये सभी को रिकॉर्ड किया गया है और प्रिजर्व किया गया है, और इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और अगर इन्हें प्रिंट किया जाए तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं, और ये सारी डिबेट्स प्रोवाइड करते हैं रेशनल behind every provision of the constitution. Next question, who wrote the magazine Young India written in 1931? तो Young India magazine को किसने लिखा है? आंसर है A महात्मा गांधी। Next question, what is the meaning of the word sovereignty in the preamble? तो preamble में sovereignty word का मतलब क्या है? आंसर है A पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। मतलब हमारे जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं, ये पीपल के पास राइट है उन पे डिसाइड करने का। कोई एक्सटर्नल पावर या कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकती इस मैटर में। नाउ अब हम समझते हैं कि प्रियम्बल क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है जिसमें बेसिक वैल्यूज़ होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल। और ये कहाँ से इंस्पायर है? तो ये अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर्ड है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू। तो ये जो टर्म्स हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनको हमारे प्रियम्बल में कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? आंसर इज बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 में। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। सोशलिस्ट का मतलब है कि सबके लिए सोशली वेल्थ को जनरेट किया जाना और इक्वली शेयर होना सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ओनरशिप को रेगुलेट करती है लैंड के और इंडस्ट्री की, ताकि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना रहें हमारे कंट्री में। सेक्युलर का मतलब होता है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष होना। तो सिटीजन्स फ्री हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करे या प्रोपागेट करे, इट इज़ अप टू द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी आपको पता है। और फिर रिपब्लिक जो है, हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, तो इसका मतलब होता है रिपब्लिक। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, सभी को अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इज डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार पटेल इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जिनका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि अपार्थाइड, क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। बाकी सारे जितने दिए हुए हैं आप सबके मीनिंग को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ दिए गए हैं हमारे बुक के पेजेस के कॉर्नर में, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाए। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लीडर ऑफ बरदोली पीजेंट सत्याग्रह, एंड ही प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। और ये बाद में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उसी तरह अबुल कलाम आज़ाद, ये इन्होंने अपोज किया मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को, और ये बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बने इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जी दुर्गाबाई देशमुख, ये हैं फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3 times द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एंड जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिमिलरली जयपाल सिंह, founder president of Adivasi Mahasabha and founder of Jharkhand Party, and he was also first captain of first national hockey team. Important है। नेक्स्ट है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, ही वॉज फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। फिर भीमराव रामजी अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, social revolutionary thinker and agitator against caste divisions and caste based inequalities, founder of Republican Party of India, ये सब याद रखना है। और सरोजनी नायडू, one of the foremost women leaders of Congress, later governor of Uttar Pradesh. Next question, who gave the famous speech Tryst with Destiny to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947? तो ये जो फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसको किसने दिया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और इसमें जवाहरलाल नेहरू बात करते हैं कि इंडिया को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इस स्पीच में महात्मा गांधी को रेफर किया गया है एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन इन द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। और 2-3 स्पीच और लेटर्स हैं बुक में, आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Political Science chapter 2nd, which is Constitutional Design. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।